आज हम लोग ग्रामर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? यस सर। ग्रामर वर्सेस व्याकरण, ठीक है बाबू? यस सर। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण, ठीक है? यस सर। वर्सेस माँ। माँ तो आप लोग समझते होंगे। यस सर। माँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर। अब तो आप लोग को आश्चर्य हो रहा होगा कि सर इंग्लिश का क्लास है तो ग्रामर पढ़ाइए, व्याकरण की क्या आवश्यकता है, ठीक है? यस सर। और ग्रामर पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो फिर यहाँ माँ क्यों लिखे हैं, मदर क्यों लिखे हैं, यस सर। ठीक है? यस तो 10 मिनट में आप लोग को पता चल जाएगा कि ग्रामर, व्याकरण और माँ में क्या कनेक्शन है, ठीक है बाबू? चलो, ग्रामर समझने के लिए आप लोग को एक वर्ड जो है याद रखना है। क्या याद रखना है बाबू? एक वर्ड, करेक्ट। करेक्ट का हिंदी क्या होता है बाबू? शुद्ध, ठीक है बाबू? और शुद्ध को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध को हिंदी में क्या बोलते हैं? सही, यही बोलते हैं ना? यस सर। मेरा सवाल है कि करेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध या सही, यही ना? यस सर। शुद्ध, ठीक है बाबू? यस सर। अब जो है मदर वाले पार्ट को खाली रखो, मदर वाले पार्ट को खाली रखो, ठीक है? यस सर। चलो एक बात बताओ, ग्रामर हमें क्या सिखाता है? करेक्ट। करेक्ट क्या चीज करेक्ट सिखाता है? तो शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना। कोई दिक्कत? तो हम जो बोल रहे थे वो तो हिंदी में बोल रहे थे। यस सर। जो हम बोल रहे थे वो हिंदी में बोल रहे थे। क्या हिंदी में बोल रहे थे? कि शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना ही व्याकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? नो सर। तो भाषा चाहे कोई भी हो, भाषा चाहे कोई भी हो, हर भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध समझना ही उस भाषा का व्याकरण कहलाता है, यानी कि ग्रामर कहलाता है। कोई दिक्कत? नो सर। और पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 6000। हाँ, पूरी दुनिया में लगभग जो है 6000 भाषाएं बोली जाती है। इज दैट करेक्ट? यस सर। चलो, अब जिस चीज को मैं बोल रहा था, जिस चीज को मैं बोल रहा था कि शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना, तो बोलना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? गुड, यानी कि करेक्ट स्पीकिंग, ठीक है बाबू? यस सर। अगर अब आपको डेफिनेशन देना हो कि व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर या व्याकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज ग्रामर या व्याकरण किसे कहते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। तो कहेंगे कि करेक्ट स्पीकिंग, ठीक है ना? हाँ, करेक्ट रीडिंग। क्या कहेंगे बाबू? हाँ, करेक्ट रीडिंग और करेक्ट राइटिंग। क्योंकि किसी भाषा को क्या काम करते हैं बाबू? किसी भी भाषा को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, और उसी भाषा को हम समझते भी हैं, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ क्या कर देंगे बाबू? एंड करेक्ट, ठीक। फिर करेक्ट को ही यहाँ पर लेके चले आएंगे, ठीक है ना? एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। ये रहा बाबू किस चीज का डेफिनेशन? ग्रामर का डेफिनेशन, ठीक है ना? यानी कि स्पीकिंग के पहले जो है करेक्ट जुड़ा हुआ है, और रीडिंग के पहले भी करेक्ट जुड़ा है, और राइटिंग के पहले भी करेक्ट जुड़ा है, एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर, ठीक है? कोई दिक्कत?
अब इसी को जो है हिंदी में बोलना हो तो क्या कहेंगे बता दो। हाँ देखो, स्पीकिंग का हिंदी होता है बोलना, तो शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना ही व्याकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? तब हिंदी वाले पार्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं ना है। मतलब इंग्लिश का कंसेप्ट क्लियर तो हिंदी का भी कंसेप्ट क्लियर। और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी नहीं बल्कि 6000 भाषाएं पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो हर भाषा का कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? चलो, अब जो है ये वर्ड जो हम लिखे हुए हैं बाबू, क्या चीज? माँ यानी कि मदर। तो ग्रामर हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना सिखाता है। तो आप बताओ कि माँ हमें क्या सिखाती है? यही सारी चीज तो माँ भी सिखाती है ना। तो सारे ग्रामर का बाप तो जो है माँ होती है। सारे ग्रामर का बाप तो माँ होती है। माँ हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, बैठना सिखाती है, सोना सिखाती है, जगना सिखाती है, खाना सिखाती है, कैसे हम सुसु करेंगे, सुसु समझ रहे हैं ना बच्चे को। ये सारा चीज XYZ माने A to Z कौन सिखाता है? एक माँ सिखाती है। सही है गलत? तो माँ भी जो है किसी ग्रामर से कम थोड़ी है। माँ भी किसी ग्रामर से कम बिल्कुल नहीं है। कोई दिक्कत? तो माँ को भी कह सकते हैं कि मदर इज अ कंप्लीट ग्रामर। मदर इज अ कंप्लीट ग्रामर हु लर्न्स A to Z, ठीक है ना, टू हर चाइल्ड, टू हर बेबी। और देखिएगा, बच्चे के भाषा माँ ही समझ पाती है। सबसे पहले बच्चे की भाषा कौन समझता है? माँ समझती है कि बच्चा क्या कह रहा है। बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। सही ना? राइट और रॉन्ग? तो मेरे भाषा में अगर जानना चाहोगे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि मदर इज द फादर ऑफ, मदर इज द फादर ऑफ ग्रामर एंड व्याकरण। एंड नॉट ओनली ग्रामर एंड व्याकरण, ऑल द कंट्ररी, ऑल द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का कोई भी भाषा हो, दुनिया का कोई भी भाषा हो, हर भाषा का बाप होती है एक माँ जो हर चीज सिखाती है। राइट और रॉन्ग? चलो, ये जो है ग्रामर का छोटा सा एक डेफिनेशन रहा। अब हम देखेंगे कि ग्रामर का सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला चैप्टर क्या है। कोई दिक्कत? चैप्टर चेंज कर दूं? चलो, अब ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर होता है बाबू पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सही है गलत? चलो, पार्ट्स मतलब क्या होता है? पार्ट्स मतलब होता है बाबू अंग। ठीक है बाबू, क्या होता है? अंग। पार्ट्स मतलब क्या होता है? अंग। कोई दिक्कत? और ऑफ मतलब का, के, की, यही ना। और स्पीच का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। स्पीच का मतलब एक सेंटेंस समझ लो, एक स्टेटमेंट समझ लो, एक एसे समझ लो, एक पैराग्राफ समझ लो। ठीक है? लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए स्पीच के जगह पर हम एक वर्ड लिखना चाहेंगे बाबू, बॉडी। ठीक है? और स्पीच को थोड़ा देर के लिए हम लोग ब्रेक लगाएंगे। क्या करेंगे बाबू? ब्रेक लगाएंगे। अब क्या पढ़ पा रहे हो बताओ? पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये आप लोग को नर्सरी में पढ़ना होगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ना था या नहीं? पढ़ना था ना नर्सरी में? तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में आपने क्या पढ़ा था कि ये नोज है, क्योंकि मेरा पूरा शरीर क्या है? बॉडी है। ये पूरा शरीर क्या है? बॉडी है। और इसी बॉडी का पार्ट्स कह रहे हैं। पार्ट्स यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि शरीर का अंग, शरीर का अंग, यही ना। जैसे ये नोज हो गया, ये चीक हो गया, ये फॉरहेड हो गया, ये आईब्रो हो गया, ये आई हो गया, है ना। ये पिन्ना हो गया। और
टोटल को ईयर कहते हैं, टोटल को ईयर कहते हैं, लेकिन ऊपर जो निकला है उसको पिन्ना कहते हैं ना। ये लिप हो गया, ये टीथ हो गया, ये नेक हो गया, ये चेस्ट हो गया, ये शोल्डर हो गया, है ना, ये इल्बो हो गया, ये थंब हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सबको फिंगर्स बोलते हैं, ये सबको फिंगर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडिकेट फिंगर और थंब। तो सबका अलग अलग नाम है कि नहीं? बोलो शिवा, सबका अलग अलग नाम है ना। सिमिलरली जो आप ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, मतलब एक से अधिक वर्ड जुड़ता है, इकट्ठा होता है, तो कोई ना कोई अर्थ निकालेगा, निकालेगा ना। तो उस सेंटेंस में, उस पैराग्राफ में, उस एसे में, उस एप्लीकेशन में, उस लेटर में जितने वर्ड है ना, सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है। सही है गलत? आई स्पेशलिस्ट समझते हैं? आई स्पेशलिस्ट, हाँ, आँख का डॉक्टर। तो जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं इस आँख के बारे में 4 साल स्टडी करते हैं, 4 साल स्टडी करते हैं, फिर 2 साल एमडी करते हैं, हाँ 6 साल स्टडी करते हैं किसके बारे में? आँख के बारे में, सिर्फ आँख के बारे में। और हम लोग याद कर लिए कि आई मतलब आँख, आई मतलब आँख। उसी तरह से ईयर, कान, तो जो कान के डॉक्टर होते हैं वो भी जो है 4 साल स्टडी करते हैं, 5-6 साल स्टडी करते हैं। दांत का भी डॉक्टर है, लेकिन हम लोग याद कर लिए कि टूथ माने दांत, ईयर माने कान, आई माने आँख, समझ रही है ना। लेकिन जो स्पेशलिस्ट है उससे कहिएगा कि आँख के बारे में बोलिए तो घंटों बोलते रह जाएगा। जो ईयर स्पेशलिस्ट है उसको कहिए घंटों बोलने के लिए तो घंटों बोलते रह जाएगा, मतलब उसका मटेरियल घटेगा नहीं। समझ पा रही है ना? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? तो ये रहा बॉडी, ये क्या रहा बाबू? बॉडी। अब हम बात करेंगे स्पीच। किसकी बात करेंगे बाबू? स्पीच की, ठीक है ना। तो स्पीच का मतलब क्या हुआ? हाँ ठीक है, आप भाषण भी समझ सकते हो, जो नेताजी लोग देता है, या 15 अगस्त 26 जनवरी एनुअल फंक्शन पर आप लोग भी देते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट साइंस, ठीक है ना, या आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड गॉड, ठीक है। और साइंस और गॉड के बारे में आप डिफरेंसेस बता देते हैं कि व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ साइंस। साइंस बहुत सारा रिकवरी किया, बहुत सारा जो है रिसर्च के बाद बहुत सारा चीज़ हासिल किया, फिर भी गॉड के सामने साइंस जो है घुटने टेक देता है, ठीक है। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? साइंस यहाँ फेल है, समझ रही है ना। बहरहाल हम बात कर रहे हैं स्पीच की, हम बात कर रहे हैं स्पीच की। तो स्पीच को समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे, ठीक है बाबू? यस सर। चलो गौर से जो है देखना है। जैसे मान लो कि हमने कहा कि राम इज अ बॉय, he is very intelligent a student in his class while he belongs to a poor family। चलो ये क्या हो गया बाबू? ये समझ लेना कि एक पैराग्राफ हो गया, एक पैराग्राफ हो गया जो हम किसके बारे में कह रहे हैं? राम के बारे में। तो जरूरी नहीं कि हम राम के बारे में ही कहेंगे। अब राम के जगह पर हम रहीम भी कह सकते हैं, हम सीता भी कह सकते हैं और शबनम भी कह सकते हैं। फर्क इतना ही है कि अगर फीमेल का नाम रखेंगे तो यहाँ पर ही नहीं होगा, सी हो जाएगा। जहाँ जहाँ ही लगाए हैं वहाँ वहाँ सी हो जाएगा, और जहाँ हीज लगाए हैं वहाँ हर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? चलो अब यहाँ समझने वाली बात है बाबू कि राम क्या है बाबू?
तो एक नाउन है। राम क्या है? एक नाउन है। और इज क्या है? वर्ब है। अब सवाल उठता है कि राम जो है अगर नाउन है तो कौन सा नाउन है? क्योंकि नाउन एक नहीं होते हैं, 5 होते हैं। तो पांचों नाउन में से ये कौन सा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है। और ये इज जो है वर्ब है, तो कौन सा वर्ब है? क्योंकि वर्ब जो है आप लोग को बताए थे कि वर्ब की संख्या 24 + 1 बताए थे ना आप लोगों को। तो 24 जो है हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब की संख्या है, और 1 क्या है? तो एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब है, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, चिल्लाना, ये क्या है बाबू? एक्शन वर्ब है। कोई दिक्कत? तो इज जो है कौन सा वर्ब है? क्योंकि मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, कौन सा वर्ब है? जानना पड़ेगा ना। तो ये जो है बाबू हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब तब ना कहलाएगा जब किसी वर्ब को जो हेल्प करेगा, जब किसी वर्ब को हेल्प करेगा। तो यहां पर वर्ब को कहां हेल्प कर रहा है? क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब है नहीं, है ना। तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जैसे इज, आ, एम, वाज, वर, हैज, हैव, वो मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। उसका सिचुएशन अलग अलग होता है। क्या होता है? सिचुएशन अलग अलग होता है। ये सारे चीज हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है। ये सारा चीज हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है। आगे बढ़े। चलो, अब यहां जो आप ये देख रहे हो, ये क्या है बाबू? तो एक डिटरमाइनर्स है। क्या है बाबू? हाँ, एक डिटरमाइनर्स है। अब डिटरमाइनर्स में कौन सा डिटरमाइनर्स है? तो ये आर्टिकल है। और आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है? तो नो, इनडेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट में तो द आता है, डेफिनिट में द आता है। ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। मेरे ख्याल से तुम शॉर्ट टाइम लॉस मेमोरी वाली लड़की है, ठीक है। चलो, ये क्या है बाबू? इनडेफिनिट। कोई दिक्कत? और बॉय जो है नाउन है, तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कोई दिक्कत? अब सवाल उठता है कि ही क्या है? तो हुई एक प्रोनाउन है। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की भी संख्या बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोनाउन आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है ना। लोअर क्लासेज में जो है आपको मिलता होगा कि 5 जो है प्रोनाउन होते हैं, आगे जाएगा तो 8 मिलेगा, आगे बढ़ेगा तो 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, राइट। तो ये प्रोनाउन है। तो कौन सा प्रोनाउन है? तो पर्सनल प्रोनाउन है। क्या बाबू? पर्सनल प्रोनाउन है। और फिर इज आ गया, ये क्या है? तो वर्ब है। और वेरी क्या है बाबू? तो एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। चलो, और स्टूडेंट क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? तो कॉमन नाउन है। क्या है बाबू? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का पहचान क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है कि इधर भी और उधर भी, इधर भी उधर भी। मतलब अब स्टूडेंट हम मेल को भी कह सकते हैं और फीमेल को भी कह सकते हैं। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िएगा ना तो ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। कोई दिक्कत? चलो, फिर इन क्या है बाबू? तो प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। ये सारे चीज मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। चलो, यहां आ गया हीज। ये क्या है? जल्दी बताओ। हीज क्या है? तो प्रोनाउन का ही पार्ट्स है। प्रोनाउन का ही पार्ट्स है, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ना है सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है ना। सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्टिव केस, केस समझ रहे ना। तो नाउन में जब इसका पहला पुत्र आएगा ना, पहला, अरे इसका ये रावण का खानदान है, बहुत सारा चीज़ है इसमें। ये रावण का खानदान, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब रावण का खानदान। लेकिन मेरे क्लास में रहिएगा तो इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिज क्या है बाबू? हिज क्या है? जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़िएगा, जब केस पढ़िएगा तो मिलेगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। हाँ, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये सब मिलेगा आपको। ये सारा चीज़ किस में मिलेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कोई दिक्कत? चलो, अब बारी है क्लास की। तो क्लास जो है क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? क्लास जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ये नाउन है। और कौन सा नाउन है? तो कलेक्टिव नाउन है। क्या बाबू? कलेक्टिव नाउन है। कैसे?
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको मिलेगा। कोई दिक्कत? चलो अब बारी आ गई व्हाइल की। किसकी आ गई? व्हाइल की। तो व्हाइल माने होता है जब की। तो ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, मतलब ये कंजक्शन है। क्या है बाबू? कंजक्शन है। और कंजक्शन का नेचर क्या होता है मेरे स्टाइल में तो जान लीजिए कि कंजक्शन जो है जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन जो है जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। बस इतना ही याद रखना है। कंजक्शन का क्या काम है? जोड़ने का काम करता है। यानी कि कंजक्शन जो है मोहब्बत का पैगाम देता है, प्यार का पैगाम देता है। ठीक है? एक मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, वो कहते हैं कि इंसान को ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो। इंसान को ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो, वरना दुनिया का हर चीज़ पाने के लिए मोहब्बत ही काफ़ी है, मोहब्बत ही काफ़ी है। प्यार में बहुत ताकत होती है। प्यार से अगर पत्थर को भी पूजिएगा ना तो उसमें आपको भगवान नज़र आएंगे, उसमें आपको भगवान नज़र आएंगे। अगर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो भगवान भी आकर खड़े हो जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये पत्थरे है, ये ऑर्डिनरी कोई इंसान है, आपको भगवान नज़र नहीं आएगा। ठीक है बहरहाल, तो ये समझ गए कि व्हाइल क्या है बाबू? कंजक्शन है। कंसेप्ट क्लियर? फिर ही आ गया, तो ही क्या होगा बाबू? प्रोनाउन। कोई दिक्कत? चलो अब बिलोंग्स, ये हो गया वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? तो मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब में ही एस या ईएस का प्रयोग होता है। याद रखना है, मेन वर्ब में ही एस या ईएस का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब का 5 फॉर्म चलता है, V1, V2, V3, V4 और V5। कोई दिक्कत? उसके बाद आ गया टू। टू क्या है बाबू? तो एक प्रीपोजिशन है। ये क्या है? तो फिर डिटरमाइनस यानी कि आर्टिकल है। और पुअर क्या है बाबू? एडजेक्टिव है। कोई दिक्कत? और फैमिली क्या है? नाउन है। तो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कोई दिक्कत? अब बताओ कि ये एक स्पीच था, ये एक स्पीच था या पैराग्राफ था, और इस पैराग्राफ में सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है। जैसे बॉडी पर मैंने एग्जांपल दिया था कि बॉडी में ये नोज है, ये चीक है, ये लिप है, ये नेक है, ये चेस्ट है, ये शोल्डर है, ये एल्बो है। सबका अलग अलग नाम है ना? जो नर्सरी क्लास में आप लोग पढ़े हुए थे, आज ग्रामर सीख रहे हैं, तो ये पैराग्राफ में मैंने समझा दिया ना कि अलग अलग नाम है। ठीक है? तो मैं तो आसानी से आप लोग को बता दिया कि इसमें कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, ठीक है ना, कौन आर्टिकल है, मैं आसानी से समझा दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब जिस तरह से स्टडी किए थे ना आँख के बारे में, कान के बारे में, दांत के बारे में, ब्रेन के बारे में, उसी तरह से मैं जो है ग्रामर के बारे में स्टडी किया हूँ। किसके बारे में बाबू? हाँ, मैं ग्रामर के बारे में स्टडी किया हूँ, इसलिए मैंने आप लोग को ईजिली समझा दिया। अगर आप भी जो है ग्रामर सीख जाइएगा ना तो आपको भी पता चल जाएगा कौन इसमें नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन आर्टिकल है, सब आपको भी पता चल जाएगा। तो सीखना चाहते हैं ना? यस सर। बोलो। यस सर। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नहीं है। अभी बता रहे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब रावण, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब रावण समझ लीजिएगा, क्योंकि रावण के खानदान का पता नहीं चलता था, रावण के खानदान का पता नहीं चलता था। उसी तरह से इसका भी इतना लंबा चौड़ा खानदान है कि थोड़ा सा भी अगर आप सतर्क नहीं रहिएगा, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रहना है। कोई दिक्कत? अब आइए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने जो है पार्ट्स होते हैं। कोई दिक्कत? चलो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाबू कितने पार्ट्स होते हैं बताओ? यानी कि काइंड्स। ठीक है बाबू? काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है बाबू? इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार हैं। कोई दिक्कत? तो सारा प्रकार नहीं लिखेंगे, ऐसे बता दे रहे हैं कि कितने होते हैं बाबू? 8 होते हैं। क्योंकि एक ही दिन बता देंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा।
एक ही दिन बता देंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। 8 होते हैं, इतना जान लो, ठीक है ना। सबसे पहला कौन होता है बता दो, जल्दी बताओ। सबसे पहला होता है बाबू नाउन, ठीक है। और 2 नंबर में, जल्दी बताओ, 2 नंबर में, हाँ, प्रोनाउन। और 3 नंबर में, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, एडजेक्टिव। और 4 नंबर में एडवर्ब। आज इतना ही का कंसेप्ट समझेंगे हम लोग, ठीक है बाबू। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. चलो, नाउन मतलब अगर किताबी भाषा से पढ़ना है, नाउन के बारे में अगर किताबी भाषा पढ़ना है तो जाकर किताब पढ़ो, ठीक है। Yes, sir. और उसी में उलझे रहो। मेरे भाषा में पढ़ना है तो एक कंसेप्ट याद रखना है, किसके बारे में? नाउन के बारे में। क्या चीज़, कौन सा कंसेप्ट बता दो? ये आँख दिख रहा है ना, तो हमारे आँख से जो कुछ भी दिख रहा है, मेरे आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है, एवरीथिंग इज नाउन। जैसे आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ, आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ तो मैं नाउन हूँ, और मुझे आप लोग दिख रहे हैं तो आप लोग नाउन हैं। अब इसके बाद दूसरे तरफ देखो, अलग अलग देखो। जैसे एसी दिख रहा है, नाउन है। बल्ब दिख रहा है, नाउन है। फैन दिख रहा है, नाउन है। कैमरा दिख रहा है, नाउन है। ये बोर्ड दिख रहा है, नाउन है। लैपटॉप दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, मेरा नोज दिख रहा है, नाउन है। कैप दिख रहा है, नाउन है। मेरा ईयर दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, पेन दिख रहा है, शूज दिख रहा है, शर्ट दिख रहा है, पैंट दिख रहा है, ये सब क्या है? नाउन है। दीवार दिख रहा है, नाउन है। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। इसमें से कुछ लिख दें, कुछ लिख दे रहे हैं, जितना चीज दिख रहा है उसमें कुछ कुछ लिख दे रहे हैं, ठीक है बाबू। जैसे चलो ध्यान दो, जैसे मैंने लिख दिया बॉय, ठीक है। जैसे शिवा इज ए बॉय, शिवा का एक लड़का है, तो शिवा दिख रहा है कि नहीं? नाउन हो गया। और मारिया भी दिख रही है, तो मारिया क्या हो गई बाबू? गर्ल। कोई दिक्कत? और मेरे हाथ में ये क्या दिख रहा है बताओ? पुस्तक, यानी कि किताब। पुस्तक यानी कि किताब, यानी कि बुक, ठीक है बाबू। तो बुक भी लिख दें? Yes, sir. लिख दूं? Yes, sir. चलो लिख दिए। अब ध्यान दो, क्योंकि मैंने क्या बताया आप लोग को, जो भी हमारे आंखों से दिख रहा है हर चीज नाउन है। जो हमारे आंखों से दिख रहा है वो हर चीज नाउन है। लेकिन एक बात याद रखना है, कुछ ऐसी चीज है जो दिख नहीं रहा है, वो भी नाउन है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली दिखती नहीं है, लेकिन वायर जाकर छू लो। और नहीं यकीन है तो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, उसमें जो प्लग लगाने वाला है ना, उसमें ये उंगली लगा कर देख लो लगा कर जाओ, मरे देखो देखो देखो, अभी पता चल जाएगा कि वो है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी दिखता नहीं है, एयर दिखता नहीं है। और अफेक्शन, अफेक्शन यानी कि प्रेम, जो माँ बाप का हमारे प्रति होता है, लव, उसको माँ बाप का प्रेम को जो है अफेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। लव भी बोल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। तो लव भी दिखता नहीं है, अफेक्शन भी दिखता नहीं है। अब फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम समझ रहे ना, आज़ादी, ठीक है ना। Yes, sir. आज़ादी भी दिखती नहीं है। ये सब क्या है बाबू? नाउन है। जैसे ट्रूथ, ऑनेस्टी, डिजऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, सिंपैथी, सहानुभूति। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, ये भी सब दिखता नहीं है, लेकिन ये सब क्या है बाबू? नाउन है। कोई दिक्कत? तो यहाँ सिंपैथी कहिए, ट्रूथ कहिए, ऑनेस्टी कहिए, इलेक्ट्रिसिटी कहिए, हाँ, हैप्पीनेस, हैप्पी नहीं, हैप्पीनेस कहिए। हैप्पी तो एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। तो ये सब क्या होगा बाबू? नाउन है। क्या है? नाउन। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. इसको ETC कर दूं? Yes, sir. ETC कर दूं यहाँ? Yes, sir.
यानी कि अपने मन से आप एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो यहाँ आप समझो। देखो बाबू, प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है पहले और के स्थान पर, इसी का मतलब होता है प्रो मतलब के स्थान पर। और नाउन मतलब होता है संज्ञा, जो अभी नाउन हम पढ़ रहे थे। तो प्रो माने के स्थान पर और नाउन मतलब नाउन, मतलब जो नाउन के स्थान पर शब्द आ जाए, जो नाउन के स्थान पर शब्द आ जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के स्थान पर शब्द आ जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसको समझने के लिए देखो, बॉय नाउन है ना, और गर्ल नाउन है ना, और बुक नाउन है ना। चलो अब बॉय के लिए क्या कहेंगे? गुड। बुक के, ठीक है ना, बॉय के लिए हम ही कहेंगे और गर्ल के लिए सी कहेंगे, और बुक के लिए हाँ हम ईट कहेंगे, या फिर दिस भी कह सकते हैं, डैट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो, और प्रोनाउन का अर्थ क्या समझा रहे थे कि प्रो मतलब होता है के स्थान पर और नाउन मतलब होता है संज्ञा, मतलब संज्ञा के स्थान पर। तो जो ये नाउन में वर्ड देख रहे हैं ना, नाउन का जो एग्जाम्पल्स देख रहे थे, उसके जगह पर जो भी शब्द आएगा, इसके स्थान पर जो भी शब्द आएगा, इसके बदले में जो भी शब्द आएगा, वही शब्द क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मेल के लिए ही आ गया, फीमेल के लिए सी आ गया, और निर्जीव चीज़ के लिए, जैसे बुक क्या है? निर्जीव है, उसके लिए ईट आ गया, दिस आ गया, डैट आ गया। ये सब क्या है बाबू? प्रोनाउन है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? एक और कंसेप्ट समझ लो मेरे भाषा में। ये जो नाउन होता है ना, ये नाउन होता है, जैसे इंसान तो नंगा होता है, इंसान नंगा होता है, उसको कपड़ा तो हम पहनाते हैं, माँ पहनाती है। चूंकि ग्रामर शुरू किए थे तो बता रहे थे ना, ठीक है ना, कि माँ क्या होती है? तो माँ एक अपने आप में कंप्लीट ग्रामर होती है, कंप्लीट व्याकरण होती है, वो भी हमें बहुत सारी चीज़ सिखाती है, सही ना? और सिखा पढ़ा कर स्कूल में भेज देती है। तो जब स्कूल में भेज देती है तो स्कूल वाले हमें व्याकरण सिखाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं, बहुत सारे चीज़ सिखाते हैं, ठीक है? तो परिवार में तो जन्म हो गया, लेकिन इंसान बनाने का प्रयास माँ की। परिवार में जन्म तो हो गया, इंसान के रूप में जन्म तो हम ले लिए, लेकिन इंसान बनाने का प्रयास कौन किया? माँ की। और माँ के बाद टीचर करते हैं, माँ के बाद टीचर करते हैं आपको इंसान बनाने के लिए। क्योंकि कोई समाज हो, परिवार हो या देश हो, उसको चलाने के लिए हेल्पर्स की आवश्यकता होती है, हेल्पर की आवश्यकता होती है। जैसे पुलिस हमारे हेल्पर्स है, कारपेंटर हमारे हेल्पर्स है, डॉक्टर्स हमारे हेल्पर्स है, टीचर्स हमारे हेल्पर्स है, और वाशरमैन हमारे हेल्पर्स है। मतलब जो भी काम करने वाला है वो सब हमारे हेल्पर्स है। ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के सिलेबस में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो एक टीचर क्या करता है? एक टीचर क्या करता है? आपके अंदर नॉलेज देता है, ज्ञान का सागर भर देता है, और किसी को डॉक्टर बनाता है, किसी को इंजीनियर बनाता है, किसी को आईएएस बनाता है, किसी को आईपीएस बनाता है। और जो नहीं पढ़ता लिखता है ना, या जो नहीं पढ़ता लिखता है, वो छोटा छोटा काम करना शुरू करता है, जैसे रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, पेंटिंग करना। ये सब काम है बाबू। ये मत सोचो कि काम नहीं है, ये मत सोचो कि जो डीएम साहब वाला काम है, एसपी साहब जो करते हैं वो काम है, हाँ, बिहार के जो गवर्नर करते हैं वो काम है, प्रधानमंत्री करते हैं वो काम है, प्रेसिडेंट जो करते हैं काम है, आईजी डीआईजी करते हैं वो काम है, और जो छोटा आदमी करता है वो काम नहीं। वो भी क्या है बाबू? काम है। तो पढ़ लिख लीजिएगा तो बड़ा बड़ा काम कीजिएगा, और नहीं पढ़े लिखिएगा तो छोटा छोटा काम कीजिएगा। तो आप भी जो है हेल्पर है, और वो भी क्या है? हेल्पर है। क्योंकि देश को चलाने में, समाज को चलाने में दोनों आदमी का अहम भूमिका रहती है। राइट और रॉन्ग? राइट ना? और पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा ग्रामर को हम स्टॉप करना चाहेंगे। पेरेंट्स के लिए मेरा एक एडवाइस है, जो बच्चा नहीं पढ़ता है ना, जो बच्चा नहीं पढ़ता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न आप खुद हैं। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे को आप बार बार कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, क्या मारे? सही ना? घर पर मम्मी कहती है कि पढ़ो, पापा कहते हैं कि पढ़ो, दादा और दादी कहते हैं पढ़ो, और जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो मैडम कहती हैं कि पढ़ो, टीचर कहते हैं कि पढ़ो, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, चेयरमैन, जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल है, सब लोग कहता है कि पढ़ो। और नहीं पढ़ते हो तो मुर्गा बनो, पनिशमेंट मिलता है।
मिलता है ना? बोलो। Yes, sir. तो आपको रोज कहा जाता है पढ़ने के लिए ना, घर पर भी पढ़ने के लिए, स्कूल में भी पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ाई आप लोग को डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है। ठीक है? Yes, sir. तो पेरेंट्स को मेरे तरफ से एक एडवाइस है कि 2 काम दीजिए, एक पढ़ने वाला, एक काम करने वाला, जो हेल्पर्स काम करते हैं। क्योंकि माँ भी तो हेल्पर्स है ना, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है ना, Yes, sir. लंच बनाती है, डिनर बनाती है, हाँ, कपड़ा धोती है, घर की सफाई करती हैं, आपको तैयार करती हैं, आपकी कपड़ा धोती हैं, तो वो भी क्या है? हेल्पर्स है। ठीक है ना? तो माँ बाप के लिए मेरे तरफ से एडवाइस है कि बच्चों के सामने 2 ऑप्शन रखिए, बच्चों के सामने 2 ऑप्शन रखिए, एक पढ़ना और जो नहीं पढ़ना चाहता है उसके लिए काम। ठीक है? जैसे कोई लड़की है अगर नहीं पढ़ना चाहती है तो घर का काम दे दीजिए कि देखो पोछा लगाना है, बर्तन धोना है, रोटी बनाना है, बेड की सफाई करना है, समझ में नहीं है ना? Yes, sir. हाँ, कपड़ा धोना है, मतलब घर का जितना भी काम है सारा काम उसको 2 दिन दे दीजिए। तीसरे दिन वो कहे कि मम्मी हम पढ़ेंगे। सही है गलत? Sorry, sir. क्योंकि उसको लगने लगेगा कि पढ़ाई आसान है, काम डिफिकल्ट है। सही है गलत? Sorry, sir. ये माँ के लिए एडवाइस था। अगर फादर हैं, दादाजी हैं, बड़े पापा हैं, अंकल हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है कि जो काम आप बाहर करते हैं, जो काम आप बाहर करते हैं, जैसे किसान है तो खेती करते हैं, अगर शॉपकीपर है तो दुकान चलाते हैं, अगर ऑटो ड्राइवर है तो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, अगर मजदूर हैं तो मजदूरी करते हैं। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो आप अपने काम में उसको इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है? अगर मेसन है, राजमिस्त्री है, तो 2-4 दिन ले जाके गिलवा माटी धोवाइए, बालू और सीमेंट का काम कराइए। दुकानदार है तो दुकान चलाने के लिए कहिए कि इधर उधर सब करे। जहाँ ये 2 दिन किया उसके बाद कहेगा पापा हम पढ़ेंगे, यही पढ़ाइया आसान है। ठीक है? आपके पास बाइक है, कार है, तो आप दूसरे से धुलवाते हैं ना, बस बेटा को कहिए कि बेटा धोना है, और जब धोएगा ना, चमकाएगा कार को, बाइक को, चलाने के लिए मत दीजिए, चलाने के लिए मत दीजिए, सिर्फ धोने के लिए दीजिए, साफ करने के लिए दीजिए। और कहिए कि पढ़ने अब नहीं जाना, अब यही काम करना है। क्योंकि नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो शादी विवाह होगी, बच्चे होंगे, तो यही काम करोगे ना। तो आजे करके देख लो कि इस काम में कितना मज़ा है, कितना मस्ती है, तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, क्विकली रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है? तो उसको पता चल जाएगा कि पढ़ना है कि काम करना है। क्योंकि पुराने ज़माने में गुरुकुल में जब बच्चे जाते थे तो क्या होता था? गुरुजी पढ़ाने का काम करते थे, तो पढ़ने का टाइम होता था, बच्चे उस समय पढ़ते थे, पढ़ने के समय में। अब बाकी समय में क्या करते थे? काम करते थे। हाँ, काम करते थे, गुरुकुल का सब काम करेंगे, सब काम करेंगे A to Z। ठीक है? और वही नहीं, खाएंगे क्या? हाँ, तो बच्चे जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, अब रामायण महाभारत में देख लीजिएगा आप लोग, पांडु लोगों को भी देख लीजिएगा, वो भी लोग मांगे हैं, तो भिक्षा मांग कर लेकर आते थे, वही बनता था, और वही सारे गुरुकुल के बच्चे और गुरुजी खाएंगे। बच्चे बनाएंगे, भिक्षा भी मांगेंगे, बनाएंगे और गुरुजी को खिलाएंगे, गुरुजी पढ़ाएंगे। तो उस व्यवस्था में जाइए, बच्चों को पता चल जाएगा तुरंत कि कौन काम आसान है और कौन काम कठिन है। ठीक है? और सेम चीज़ को, इस सारे सेम चीज़ को चाइना अपनाया हुआ है, जापान अपनाया हुआ है। जापान के बच्चे, चाइना के बच्चे ऐसे नहीं पढ़कर जो है इंटेलिजेंट है। ऐसे ही दुनिया में नंबर 1 चाइना और जापान नहीं है, अमेरिका नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? हाँ, बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। जब बच्चा स्कूल से आता है ना, तो स्कूल गाइड किया रहता है, ये घर पर जाना है तो अपने कपड़े को अच्छा से फोल्ड करके रखना है, अपने शूज़ को पॉलिश कर देना है, सॉक्स को धोकर जो है तुरंत डाल देना है। अब ये नहीं कि 1 दिन का सॉक्स धोया हुआ 8 दिन पहनेंगे, नहीं, रोज़ धोकर डालना है। अपना कपड़ा खुद से आयरन करना है। मतलब जो बच्चा जितना समझदार है क्लास के अनुसार, उसका अनुसार स्कूल वाले गाइड कर देते हैं कि आपको अपना काम खुद से करना है। मतलब बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। और जब वही बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी काम दिया जाता है। पढ़ाना तो है ही,
पढ़ाई के साथ साथ काम भी दिया जाता है, जैसे स्कूल की सफाई करना, बेंच की सफाई करना, बोर्ड की सफाई करना, मतलब फूल वगैरह लगाना, फूल में पानी डालना, मतलब जितना भी ये स्कूल का वर्क है सारा स्कूल के वर्क बच्चों को दे दिया जाता है। तो बच्चे क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। और हमारे देश में सारा काम मम्मी करेगी, पापा करेंगे, पढ़ने वाला बच्चा कुछ भी नहीं करेगा। और धौस भी दिखाता है मम्मी को पापा को कि मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ेगा भी नहीं और धौस भी दिखाता है। सही गलत? सही ना? तो ये सारा चीज अगर बच्चे के साथ किया जाए, ऑप्शन दिया जाए, एक तरफ काम एक तरफ स्टडी, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाइए, थ्योरेटिकल नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आप बताते हैं कि नहीं पढ़ोगे तो ये काम करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल कराइए, प्रैक्टिकल समझ रहे ना? हम जो भी हिस्ट्री की बातें पढ़ते हैं किताब में वो नहीं याद रहता है, लेकिन जो इमेज देखते हैं, मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वो पूरी ज़िंदगी याद रहती है कि अमिताभ बच्चन ऐसे डांस कर रहा था, शाहरुख खान ऐसे डांस कर रहा था, काजोल ऐसे डांस कर रही थी, आलिया भट्ट ऐसे डांस कर रही थी, ऐसे गुंडवा जो है खप जो है चाकू मार रहा था, है ना? याद रहता है ना? अब मोटू पतलू कैसे भाग रहा था ये भी पता चल जाता है। बोलो सही है गलत? सही सर। तो इमेज दिखाने की आवश्यकता है। एक दिन हम कार से जा रहे थे तो मारिया और माई कह रहे पापा तुम सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, तो हम सीट बेल्ट तुरंत लगाए। हम पूछे कि बेटा ये कौन सिखाया है? तो हम लोग जो है कार्टून में देखे हैं, है ना बेटा? तो क्यों? इमेज देखी थी, लेकिन वही अगर पढ़ी होती तो हमको नहीं एडवाइस दे पाती। उस दिन मुझे लगा कि इमेज का क्या वैल्यू है और लिखे हुए चीज़ हिस्ट्री पढ़ने से क्या फ़ायदा है। हमारे गुरुजी कहते भी थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो सुबह सफ़ा। कौन किसका बेटा था, कौन किसका बाप था, पढ़ लीजिए, सुबह में सब गायब हो जाता है। चलो बहरहाल हम अब ग्रामर की बात करते हैं। समझ में आ गई बेटा कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन का मतलब ही होता है, प्रो मतलब के स्थान पर और नाउन मतलब नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है, बॉय के बदले ही आ गया, गर्ल के बदले सी आ गया। अगर यहीं पर बॉय के जगह पर हम कह देते क्या चीज़, जो एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे थे वहाँ, बॉय के जगह पर हम क्या कर देंगे बाबू, राम कर दें, तो अभी क्या होगा, ही होगा। और गर्ल के जगह पर हम सीता कर दे तो भी क्या होगा, सी होगा। और बुक के जगह पर हम पेन कर दे, चेयर कर दे, पेंसिल कर दे तो भी क्या होगा, ईट होगा, दिस होगा, डैट होगा, ये होगा ना? यस सर। तो आप समझ गए क्या चीज़? अभी तक समझे नाउन और प्रोनाउन का कंसेप्ट, कोई दिक्कत? नो सर। थोड़ा सा हम चर्चा किए होते कि नाउन, इंसान तो नंगा होता है, उसको कपड़ा पहनाती है माँ, जीना सिखाती है माँ, उसके बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाता है। तो इस नाउन का भी ड्रेस है, इस नाउन का भी ड्रेस है। अभी बताएंगे, पहले इसको डिफाइन कर ले, कोई दिक्कत? चलो अब ये एडजेक्टिव का क्या काम है भैया, बोलो एडजेक्टिव का क्या काम है? तो इस नाउन को खूबसूरत बनाता है। इसको ये समझ लो कि ये क्या है बाबू, एडजेक्टिव तो ब्यूटी पार्लर है। क्या है बाबू? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर क्यों? तो नाउन और प्रोनाउन के जो अच्छाई और बुराई को बतलावे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन के अच्छाई और बुराई को बतलावे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बाबू गुड या बैड, एग्जाम्पल के लिए ये क्या है बाबू? हाँ एडजेक्टिव है। क्या बाबू? एडजेक्टिव है। हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी कंसेप्ट समझा रहे हैं, सिर्फ हम कंसेप्ट समझा रहे हैं। तो नाउन और प्रोनाउन के अच्छाई और बुराई को बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड मतलब अच्छा माने अच्छाई बतला रहा है, बैड माने बुरा, यानी कि बुराई बतला रहा है। कोई दिक्कत? अब आ रही है बार किसकी बाबू? एडवर्ब की। ठीक है, तो एडवर्ब क्या करता है, जल्दी बताओ, नहीं पता है? तो ये परफ्यूम का काम करता है। परफ्यूम का काम करता है बाबू। किसका काम करता है? परफ्यूम का।
परफ्यूम मतलब समझ रहे हैं, सेंट समझते हैं? हाँ, नहा धुला का सेंट मारते हैं ना, हम महकता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है हम कष्ट देना चाहेंगे। आप लोग कष्ट बर्दाश्त कर लोगे ना जी? चलो ध्यान दो, क्या कष्ट है तो ध्यान दो। जैसे कोई भी नाउन हो गया, कोई भी नाउन हो गया, तो नाउन का वस्त्र होता है। क्योंकि नाउन को हम नंगा नहीं रख सकते, तो नाउन का जो वस्त्र होता है, नाउन का जो वस्त्र होता है उसको इंग्लिश में डिटरमाइनर्स कहते हैं। इंग्लिश में उसे डिटरमाइनर्स कहते हैं। जैसे ए दिखा रहे थे ना, ए दिखा रहे थे ना, वो डिटरमाइनर्स है। एन क्या है? डिटरमाइनर्स है। द क्या है? डिटरमाइनर्स है। सम क्या है? डिटरमाइनर्स है। एनी क्या है? डिटरमाइनर्स क्या है। फ्यू क्या है? डिटरमाइनर्स है। ऑल क्या है? डिटरमाइनर्स है। ये सब क्या है बाबू? डिटरमाइनर्स है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना? तो ये सब क्या है बाबू? तो ये नाउन का वस्त्र है, नाउन का वस्त्र है। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। नाउन का वस्त्र है। सेंटेंस के माध्यम से समझो, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बाबू? जैसे देखो, हमने कहा कि ही इज अ बॉय। हाँ, ठीक है बाबू? तो यहां पर बॉय क्या है बाबू? नाउन है। क्या है बाबू? बॉय जो है नाउन है। और ये क्या है? डिटरमाइनर्स है। क्या है? डिटरमाइनर्स है। कोई दिक्कत? तो डिटरमाइनर्स में भी अलग अलग पार्ट पढ़ना है। डिटरमाइनर्स में ही आता है आर्टिकल, डिटरमाइनर्स में ही पढ़ना है आर्टिकल। अब आर्टिकल दो पार्ट में बढ़ जाता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में आता है द, कहीं पर द पढ़ते हैं, कहीं पर दी पढ़ते हैं। ठीक है? और दूसरा पार्ट हो जाता है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट में आता है ए और एन। तो ए कहाँ लगाए और एन कहाँ लगाए, ये सारा चीज हम लोग को डिटरमाइनर्स में पढ़ना है, यानी कि आर्टिकल में पढ़ना है। कोई दिक्कत? चलो अब समझो इसी चीज को। जैसे ये हो गया क्या कि ही इज अ बॉय या राम इज अ बॉय, कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या है? तो इस नाउन का वस्त्र है। तो ये नाउन जो है वस्त्र पहन लिया तो अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? अच्छा लग रहा है। अब इसको लेकर चलो ब्यूटी पार्लर में। हाँ, इसको ले चलो ब्यूटी पार्लर में। तो ब्यूटी पार्लर कौन है बाबू? जल्दी बताओ। एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव है। अब प्रोनाउन तो यहाँ पर है ही क्या है? प्रोनाउन है। कोई दिक्कत? इसीलिए बोल रहे थे कि ही के जगह पर हम राम भी कह सकते हैं, रहीम भी कह सकते हैं, क्योंकि राम इज ए बॉय और चाहे रहीम इज ए बॉय। कोई दिक्कत? चलो अगला सेंटेंस देखो, बड़ी मजेदार है, समझो। अब कहेंगे ही इज अ गुड बॉय। अब आप बताओ कि कौन सेंटेंस अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? जैसे अगर हम कहें कि ही इज अ बॉय, ये सेंटेंस अच्छा है या ही इज अ गुड बॉय? कौन अच्छा है? ही इज अ गुड बॉय। इसीलिए हम बोल रहे थे कि ये एडजेक्टिव क्या है बाबू? हाँ, तो ब्यूटी पार्लर है। और ब्यूटी पार्लर का मेरिट क्या है कि बदसूरत से बदसूरत लड़की जाती है शादी के एक दिन पहले। एक दिन पहले नहीं, 7-8 दिन पहले से जो है आती जाती रहती है, एकदम लगी रहती है। ठीक है ना? चेहरा एकदम लगेगा कि कोयले के खान से आई है। और जैसे ब्यूटी पार्लर में जाती है तो ब्यूटी पार्लर वाली क्या करती है? इतना मेकअप करेगी, इतना मेकअप करेगी, इतना मेकअप करेगी, हाँ, कि दुर्गा जी की तरह बना देगी, सरस्वती जी की तरह बना देगी। लड़का रात में देखेगा कि क्या गजब की सुंदर है भाई, हमारा तो किस्मतें खुल गया। अब तो हमको विश्व सुंदरी मिल गई, हमको हुर्री मिल गई, हमको ये स्टनिंग मिल गई, हमको ये सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी मिल गई, हमको वॉक्स इन ब्यूटी मिल गई। लेकिन सुबह में जब देखेगा, जब मुंह पर पानी मार लेगी, ले ये तो सुपनेखा निकली, ये तो कोयले के खान से आई है। मतलब ब्यूटी पार्लर क्या करता है? तो कंप्लीट लड़कों के साथ धोखा करता है। लड़का भी कंफ्यूज हो जाता है सुबह में, क्या हम इसी को न बरमाला डाले थे, आगे कोई दूसरा आ गई। समझ में रही है ना? तो ये एडजेक्टिव वही काम करता है जो ब्यूटी पार्लर करता है। तो इसको खूबसूरत बना दिया कि नहीं? बोलो, इस नाउन को खूबसूरत बनाया कि नहीं? किसको? बॉय को खूबसूरत बना दिया। क्या? कि ही इज अ गुड बॉय। समझ रही है ना? अब लड़की सज गई, संवर गई, और लड़का भी कम थोड़ी है, ये भी जो है हैंडसम आता है, हैंडसम प्लस वो भी लगाता है।
वो भी स्मार्ट दिखना चाहता है। हाँ, सिवान के एक ऐसे डॉक्टर है जिन्हें मैं जानता हूँ, सिवान के एक ऐसे डॉक्टर है जिन्हें मैं जानता हूँ, डॉक्टर रबीउद्दीन। डॉक्टर रबीउद्दीन, उनसे बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है राय लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज के जो है महिलाएं एडवाइस लेती हैं कि कैसे जो हम खूबसूरत दिखेंगे, कैसे जो है लड़का राय लेता है कैसे हम हैंडसम दिखेंगे। महिलाएं शादी से पहले अपने बेटी को, अपने भतीजी को, अपने पोती को लेकर जाती हैं उनके पास 1 महीना 2 महीना पहले से कि कोई क्रीम लिख दीजिए ना, ठीक है, कोई नुस्खा बता दीजिए ना कि मेरी बेटी ब्यूटी पार्लर भी ना जाए और खूबसूरत दिखे, दुर्गा जी की तरह दिखे, सरस्वती जी की तरह दिखे, ऐश्वर्या की तरह दिखे, आलिया भट्ट की तरह दिखे। समझ रही ना? तो उनसे लोग एडवाइस लेता है। एकदम बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट डॉक्टर है। उनका नंबर लिख दूं? चलो, क्या नाम मैंने उनका बताया बाबू? डॉक्टर रबीउद्दीन। हाँ, जिसको जिसको एडवाइस लेना होगा जाकर ले लेगा। क्या सही है गलत? सही ना? क्या फ्री में तो लोग बुखार नहीं देता है, विद्यार्थियों को फ्री में एडवाइस देते हैं, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को फ्री में जो है, अरे आजकल के पढ़ने वाला लड़का कम है, सुंदर ज़्यादा दिखना चाहता है। ठीक है, चलो उनका नंबर हम लिख दे रहे हैं बेटा। ठीक है, नंबर लिख दूं? यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 7250832627। ठीक है बाबू, 2627। देखो तो 10 हो गया। ठीक है, क्या नाम है बाबू? हाँ, डॉक्टर रबीउद्दीन। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि ब्यूटी पार्लर जाना ना पड़े, ब्यूटी पार्लर को टाटा बाय बाय बोल देना पड़े, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अगला सेंटेंस अब देखते हैं। ठीक है बाबू, चलो अगला सेंटेंस। जैसे हमने बताया कि नाउन का वस्त्र हो गया, तो नाउन अपना वस्त्र पहन चुका है, और वस्त्र पहनने के बाद गुड क्या हो गया बाबू? हाँ, उसका जो है वो मेकअप हो गया, मेकअप हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो तब पता चलेगा। ठीक है बाबू, क्योंकि ये पता है एडवर्ब क्या है, ये परफ्यूम है। क्या है बाबू? परफ्यूम है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कोई लड़की कितना हो खूबसूरत हो, कितना हो मेकअप कर दिया जाए, और कोई अंधा आदमी हो, अंधा आदमी हो, अब उससे जाकर कहिए कि देखिए तो हम कितने खूबसूरत हैं, देखिए तो हम खूबसूरत लग रहे हैं कि नहीं। अरे भैया, उसके पास आँख ही नहीं है, वो कैसे देख पाएगा? देख पाएगा? अब सूरदास के पास कोई मेनका चली जाए, आलिया भट्ट चली जाए, तो सूरदास को क्या पता है कि कितनी खूबसूरत है? सही ना? बोलो। हाँ, कितना मेकअप की है, कितना ब्यूटी पार्लर वाली मेहनत की है, और कितना जो है डॉक्टर रबीउद्दीन सर जो है खूबसूरत बना दिए हैं, उसको पता थोड़ी चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। लेकिन जब वो परफ्यूम लगा लेगी तब पता चलेगा। अंधा भी आदमी है, जब परफ्यूम लगा लीजिएगा ना, चलिएगा, कौन लगेला बड़ा परफ्यूम हो, लगता है कोनो ब्रांडेड हो। हाँ, गुजी कोई आता है ना। हाँ, हम लोग तो कोबरे का नाम सुने थे, कोबरा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे वो परफ्यूम लगाएगी, सेंटेंस पहले देखो तब मजा आएगा। ठीक है बाबू, देखो यहां पर, ही इज अ वेरी गुड बॉय। चलो अब बताओ कि जो है तीनों सेंटेंस में कौन सेंटेंस ज्यादा दमदार है, बताओ। हाँ, ही इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। कौन ज्यादा दमदार लग रहा है? गुड। तो ये क्या है बाबू? तो नाउन का वस्त्र है, और गुड क्या है? नो, उसका मेकअप है,
वही पाउडर साउडर जो लगाती है, और चाहे डॉक्टर रबीउद्दीन सर जो है वो नुस्खा बताकर सुंदर बना देते हैं, हैंडसम बना देते हैं, हीरोइन बना देते हैं, वो है। ठीक है, और यहाँ पर वेरी क्या हो गया बाबू, तो इस नाउन का परफ्यूम हो गया, नाउन का परफ्यूम हो गया बाबू, समझ में आ रही है? यस सर। ए हो गया वस्त्र, आ गुड हो गया मेकअप, और वेरी क्या हो गया? परफ्यूम। और आज हम लोग परफ्यूम पर ही रोकेंगे, आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोग का क्लास होगा द एंड। क्या होगा? द एंड। और इसी तरह का मजेदार क्लास करना है ना भैया, तो जुड़ना होगा हमसे। और खूबसूरत दिखना है, हैंडसम दिखना है, स्मार्ट दिखना है, हीरोइन दिखना है, हीरो दिखना है, तो ये डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना होगा, डॉक्टर रबीउद्दीन सर। नंबर सामने है, कॉल करके एडवाइस ले लेने में क्या जाता है, राइट? तो अब तो आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया भैया? यस सर। बोलो, यस सर। मजा आया ग्रामर पढ़ने में? यस सर। आगे भी मजा आएगा। यस सर। लेकिन ये शरारत जितना करती है ना, ठीक है ना, उतना अगर पढ़ाई में दिमाग लगाए, जितनी शरारत ये करती है उतनी अगर पढ़ाई में दिमाग लगाए तो ये आइंस्टीन से कम नहीं है। हाँ, इसका भी दिमाग बड़ी शार्प है, सी इज़ वेरी वेरी शार्प माइंडेड। तो प्रोमिस करो कि आज से पढ़ाई पर दिमाग लगाओगी, लगाओगी ना? हाँ, लड़ाई झगड़ा में नहीं। तो यहीं पर जो है क्लास को हम क्या कर दें बाबू, द एंड कर दूं? बोलो, यस सर। क्लास कर देंगे बाबू हम दी एंड। ठीक है, यस कितना पेज हो गया आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। एक पेज ये है बाबू, चलो दूसरा पेज ये हो गया है ना, चलो, और ये पहला पेज रहा, ये पहला पेज, दूसरा पेज, और ये रहा तीसरा पेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये समझो कि हम लोग का डे 1 था। क्या था बाबू? हाँ, डे जो है, हाँ डे 1 था ग्रामर का। कोई दिक्कत? और परमानेंट जुड़ने के लिए बेटा आप लोग आ जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पर, और नहीं तो मेरे एप्लीकेशन पर। एकदम मज़े मज़े में हम लोग ग्रामर सीखेंगे। हाँ, रावण के ख़ानदान के बारे में पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, ठीक है ना? लेकिन रावण बड़ी दुष्ट आदमी था जी। रावण दुष्ट था? नहीं था। ठीक है, याद रखो, रावण जो है टैक्स लेता था, पंडितों से टैक्स लेता था। पंडित तो था ही, पंडितों से टैक्स लेता था। कहता है ये सब निकम्मा है, सब मठिया में जो है मंदिर में खा खा कर देह फुलाया हुआ, ये सबसे ब्लड लो टैक्स में। तो टैक्स में जो है ब्लड लेता था। ठीक है, जैसे अंग्रेजों सब जो है 97% टैक्स लगाया, अंग्रेज सब 97% टैक्स लगाया। हाँ, तो अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेजवा सब का जो है वंशज बच गया अपने देश में। हाँ, नेतवा सब, हाँ नेतवा सब बच गया, ये भी सब टैक्स लेता है। ठीक है ना? कफन से भी टैक्स ले लेता है। याद रखिएगा, कफन समझते हैं ना? मरने के बाद जो डेड बॉडी पर हाँ ओढ़ाया जाता है ना, उसको कफन बोलते हैं। तो कफन से भी टैक्स लेता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई पर जो पेन है, पेंसिल है, पेपर है, बुक्स है, इस पर भी टैक्स लेता है ससुरा सब, कहीं छोड़ता नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं ना? एक बात और जान लो बाबू, ये पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा जरूरी है ये सब जानना। हाँ, हिस्ट्री देखो, हम हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं है, हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं है, हिस्ट्री पढ़ाते नहीं है, लेकिन हिस्ट्री मेरा सब्सिडरी सब्जेक्ट था। हिस्ट्री मेरा सब्सिडरी सब्जेक्ट था। जब अंग्रेज आया ना हिंदुस्तान में, तो सबकी संख्या ज़्यादा नहीं थी, 500 से 1000, 500 से 1000। और पूरे हिंदुस्तानियों की जो है जनसंख्या कितनी थी? 25 से 30 करोड़। कितना? 25 से 30 करोड़। लेकिन देखो कितना दिमाग लगाया सब, कितना दिमाग लगाया अंग्रेज वहाँ, कि सबको गुलाम बना दिया, सबको गुलाम बना दिया। क्योंकि यहाँ पर जो भी राजा महाराजा छोटा छोटा था ना, ठीक है ना, उस सबको जो है अपने चंगुल में ले लिया, मिला लिया, कब्जा कर लिया। और उसके बाद डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। ठीक है ना? तो ये सबको जो है राज भी दे दिया। तो राज दे दिया तो इसी सबको राजा बना दिया, अपने ऊपर हो गया। और जो यहाँ का छोटका छोटका राजा था उसको राजा बना दिया। तो इसको लगा कि अरे राजा तो हम पहले भी थे, अब भी हैं, इस सबसे हमको दिक्कत क्या है? समझ में नहीं ना? और जितना पब्लिक थी सबको गुलाम बना दिया, डिवाइड एंड रूल।
फूट डालो और शासन करो। सेम चीज आज के डेट में होता है, सेम चीज आज के डेट में होता है। पूरे हिंदुस्तान में कितना नेता है बता दो। देश जो है जाति के नाम पर बटा है, धर्म के नाम पर बटा है, तो हर जाति का एगो नेता है और हर धर्म का जो है एगो ठेकेदार है। तो धर्म के ठेकेदार है और जाति का नेता है, ठीक है ना। तो कोई भी जाति को एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, चाहे कुशवाहा, यादव, राजपूत, गुंजार, लाला, पंडित, तो उस जतिया के एगो नेता है। अब पूरे जतिया के जो है झंडा उठाता है, कहता है कि हम गरीब हैं, गरीबी दूर कर देंगे, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। और गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने अमीर हो जाता है, गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने अमीर हो जाता है, ठीक है ना। आप फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों वाला पॉलिसी अपनाता है। क्योंकि अंग्रेजों ने 2 पार्ट में हिंदुस्तान को बांटा था, हिंदू और मुस्लिम, और उसी के पॉलिसी पर आज के नेता सब काम करता है। तो मजहब के नाम पर भी बांट दिया है, धर्म के नाम पर भी बांट दिया है, जात पात के नाम पर भी हमको बांट दिया है, हम लोगों को बांट दिया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर बांट दिया है। तो बताओ कि अंग्रेजवा अच्छा आ कि आज के नेतवा अच्छा। चूँकि अंग्रेजवा 2 ही पार्ट में, मैंने हमारे शरीरवा के 2 टुकड़ा किया था अंग्रेज। आइए सब तो बुट्टी बुट्टी काटा हुआ है, आप चाह कर भी एक नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलो मैं हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपना लॉजिक मैंने बता दिया जो मेरी दिमाग में आती है बातें, ओके। लेकिन आप लोग को राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होना है। विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी बन के रहो, जब वक्त मिलेगा उस वक्त जो है कुछ समाज के लिए, देश के लिए करना है, ओके। चलो, और ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश स्पोकन पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर जाओ और इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करो कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा था आपको समझ में आ रही थी या नहीं, ठीक है। और किस जगह से मेरा क्लास आप कर रहे हो कमेंट में जरूर लिखो, ओके। प्ले स्टोर पर जाओ, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लो, आपको कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली मतलब परिवार, पूरे परिवार के लिए कोर्स अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर। अगर यूट्यूब पर जाओगे तो सिर्फ लेक्चर मिलेगा, यूट्यूब पर जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मिलेगा। लेकिन अगर मेरे एप्लीकेशन पर आ जाते हो, एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड कर लेते हो प्ले स्टोर से, तो लेक्चर तो मिलेगा, सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा। उसके साथ साथ ये 5 पुस्तकों का एक किट मिलेगी, यानी कि अ सेट ऑफ 5 बुक्स, यानी कि एक किट ऑफ 5 बुक्स। ये पूरे परिवार के लिए किताबें हैं, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाती है। और ये भी क्या है बाबू, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, समझ में आ रही है ना। मतलब इंग्लिश प्रॉब्लम को बोल दो आप टाटा बाय बाय, वर्ड प्रॉब्लम को बोल दो टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि पलक झपकते ही हम हजारों के संख्या में वर्ड याद करा देते हैं, और रट्टा मरवा कर नहीं, बल्कि रूल के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, कंसेप्ट समझाकर। ये बात सही है गलत है? जिसको यकीन ना हो वो मेरे एप्लीकेशन पर आ जाए, मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाए, उसको पता चल जाएगा, ठीक है। और अब लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर मिलते हैं इधर ही। जब यहीं रहना है तो जल्दी क्या है, राइट? ले ले ब्रेक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।